बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है मेटल डिटेक्टर्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मेटल डिटेक्ट करने वाली डिवाइसेस हैं ये। तो ये कैसे काम करती हैं ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मेटल डिटेक्टर्स आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत दफा देखे हुए हैं। अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में एंटर हो तो सिक्योरिटी गार्ड एक डिवाइस आपकी बॉडी के साथ टच कर कर देखता है कि कहीं आपके पास कोई मेटल की चीज तो नहीं है। और अगर आपके पास मेटल की कोई चीज हो तो वो डिवाइस फौरन ही अलार्म बजाती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि सम टाइम किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जब आप एंटर हो तो आपको एक जगह से गुजरना पड़ता है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यह भी एक मेटल डिटेक्टर ही है। जब आप इसमें से भी गुजरते हैं तो सम टाइम इसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है अगर आपके पास कोई मेटल डिवाइस हो। तो स्टूडेंट्स, ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये सिक्योरिटी के काम के लिए आमतौर पर देखते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग, इनका प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात जो आप लोगों ने जाननी है वो ये है कि एक मेटल डिटेक्टर के अंदर आपको एक पैरेलल एलसी सर्किट मिलेगा। एलसी सर्किट अगर आप लोग नहीं जानते, ये पहले पढ़ा चुका हूं, तो याद रखिएगा एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। इसे हम कहते हैं ये एक एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट। अब स्टूडेंट्स, ये एलसी सर्किट ही क्यों यूज होता है, ये ऐसा क्या कर सकता है जिसकी वजह से हम मेटल को डिटेक्ट कर पाते हैं, इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास इस एलसी सर्किट को यूं इमेजिन करते हैं और इस एलसी सर्किट में से जरा थोड़ी देर के लिए हम इंडक्टर को हटा देते हैं, सिर्फ रह गया हमारे पास कैपेसिटर। अगर मैं इस कैपेसिटर के साथ एक डीसी सोर्स यानी कि एक बैटरी लगाऊं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है कैपेसिटर की इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स उठाकर दूसरी प्लेट पर लेकर जाना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकलकर दूसरी प्लेट पर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। हम कहते हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और ये एक लिमिट तक होगा, उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब ये प्रोसेस जब रुक गया है, अगर आप गौर से देखें तो एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक प्लेट पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्लेट के, ये उस दूसरी प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि दरमियान में गैप है ये जा नहीं सकते। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बैटरी हटाकर कोई लोड लगा दूं तो आप देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी प्लेट से वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे और इस दौरान क्योंकि वो उस लोड में से पास करेंगे तो लोड को थोड़ी देर के लिए करंट मिलेगा। और अब हम कह रहे हैं ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि बैटरी उतर गई है फिर भी आपको करंट मिल रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कैपेसिटर क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस है। जब बैटरी हट जाती है तब भी ये चार्जेस को मूव करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बिल्कुल पहले वाला सीन इमेजिन करें जिसमें मैंने आप लोगों के सामने कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट्स की शक्ल में शो किया और उसके साथ एक बैटरी अटैच की, तो आप लोग देखें कि पहले जब चार्जिंग हो रही है तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जब ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद जब आप लोड लगाएंगे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल डायरेक्शन में जो करंट था उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वो करंट को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करता है उस करंट के लिहाज से जब वो चार्ज हो रहा था। अगर चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे थे तो डिस्चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये दो तीन बातें हैं कैपेसिटर के बारे में जो जानना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, वो हमारा जो एलसी सर्किट था उसमें से कैपेसिटर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जरा थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर को भूल जाएं और इंडक्टर को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंडक्टर की कहानी यह है कि इंडक्टर में जब हम एक बैटरी अटैच करेंगे तो इसमें भी एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस करंट की वजह से इंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा जब तक कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाती। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो हम कहेंगे कि इंडक्टर जो है वो भी एनर्जी स्टोर कर सकता है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर सकता है। अब इसमें खास बात क्या है, जिस तरह कैपेसिटर क्या करता था, बैटरी हटा देने के बाद भी चार्जेस को मूव करने की एबिलिटी रखता था, बिल्कुल इसी तरह से इंडक्टर भी बैटरी को हटा देने के बाद
चार्जेस को मूव करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन फर्क यह है कि कैपेसिटर के केस में अगर आप बैटरी हटा देते हैं तो चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ओरिजिनल करंट के। यहां खास बात यह है कि इंडक्टर में अगर करंट बह रहा हो और अचानक से आप बैटरी हटा दें तो इंडक्टर भी चार्जेस को मूव करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चार्जेस पहले मूव कर रहे थे। यानी ये एक फर्क है, दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। लेकिन दोबारा से देख लीजिए, अगर हम कैपेसिटर के साथ बैटरी अटैच करें और करंट इस डायरेक्शन में जाए तो जब हम बैटरी हटाएंगे तो आप देखेंगे चार्जेस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि बैटरी उतारने के बाद, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी चार्जेस मूव करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंडक्टर में खास बात क्या है कि इंडक्टर के साथ अगर आप लोग ने बैटरी अटैच की, कनेक्ट की, तो इस सूरत में हमारे पास अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इंडक्टर के अंदर। अगर यहां पर आप डिस्कनेक्ट करेंगे बैटरी, तो बैटरी के डिस्कनेक्ट करने के बाद भी चार्जेस मूव करेंगे, लेकिन यहां पर जो चार्जेस हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट पहले चल रहा था। तो दोनों ही बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी चार्जेस को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में। बहरहाल दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, बट कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया अलग-अलग इन चीजों को। तो मैं ये बात लिख देता हूं यहां पर कि एलसी सर्किट में बेसिकली जो कैपेसिटर है वो क्या है? कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, बल्कि मैं यूं कह देता हूं, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां मैं कहूंगा जो इंडक्टर है वो भी एनर्जी स्टोर करता है, बट इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक एनर्जी कह देता हूं मैं आसान अल्फाज में। अब स्टूडेंट्स अलग-अलग तो पढ़ लिया, लेकिन आज का हमारा आर्टिकल क्या है? ना एल ना सी बल्कि एलसी सर्किट, यानी दोनों को मैंने इकट्ठे पढ़ना है। अब अगर मैं दोनों को इकट्ठे लगा दूं तो क्या होगा? स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इसके लिए ये बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की, ये आपको याद होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें मेरे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, यानी चार्ज कैपेसिटर का मतलब है कि उसकी एक प्लेट पर नेगेटिव और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इस चार्ज कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर अटैच करने लगा हूं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो वो जो कैपेसिटर है उसके नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान उनको इंडक्टर में से गुजरना पड़ेगा, और जब वो इंडक्टर में से गुजरेंगे तो इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप देख रहे हैं जो कैपेसिटर की प्लेट है उससे चार्ज खत्म हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, और उसकी एनर्जी कौन सी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं उसी दौरान इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए तो आपको मालूम है कि वहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करते करते चार्ज जो कैपेसिटर पर था वो टोटली खत्म हो गया। इस सूरत में आप समझेंगे कि चार्जेस जो है वो रुक जाएंगे, लेकिन जरा गौर से देखें, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो चुका है, और इंडक्टर क्या चाहता है? इंडक्टर चाहता है जिस डायरेक्शन में चार्ज चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहे। तो जब हमारे पास कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज हो जाएगा उस दौरान, हालांकि कैपेसिटर के पास अब कोई चार्ज नहीं, लेकिन इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि ये जो चार्ज मूव कर रहा था ये उसी डायरेक्शन में चलता रहे, तो ये चार्ज को उसी डायरेक्शन में चलाता रहेगा। इसका नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन मजीद मूव करते रहेंगे, और फिर हमारे पास जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज बिल्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब के ऑपोजिट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। इस सूरत में हम क्या कहेंगे? इस सूरत में हम कहेंगे कि इंडक्टर जो है वो अब डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, जबकि कैपेसिटर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है। तो जिस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था तो इंडक्टर चार्ज हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह से जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो इंडक्टर फुल डिस्चार्ज, लेकिन कैपेसिटर के गिर्द चार्जेस जो है वो प्लेट्स के ऊपर मैक्सिमम तादाद में मौजूद है। इसका मतलब कैपेसिटर इस वक्त फुली चार्ज है, और कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर चार्जेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। तो जैसे ही इंडक्टर फुल डिस्चार्ज होगा तो वो सारे नेगेटिव चार्ज जो इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर स्टोर हुए थे वो अब वापस जाना शुरू कर देंगे, और इस दौरान वो इंडक्टर में से गुजरेंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि हमारे पास चार्जेस उसी डायरेक्शन में मूव करते रहने चाहिए अगर कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज हो जाए तब भी। तो फिर हमारे पास कैपेसिटर जब फुल डिस्चार्ज होगा तब भी इंडक्टर कहेगा कि नहीं, इन चार्जेस को उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो फिर हमारे पास ऑपोजिट प्लेट पर जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इस पूरे सिनेरियो को इकट्ठा देखें
तो सिनेरियो कुछ इस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा है कि कभी कैपेसिटर चार्ज होता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर चार्ज हो चुका होता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो चुका होता है। तो इनके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपस में ऑसिलेट कर रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक जगह पर कैपेसिटर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी, तो जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो रही है तो वो सारी एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जीज आपस में ऑसिलेट कर रही हैं। और अगर आप चार्जेस को भी देखें तो आप देख रहे हैं कि किसी एक चार्ज को अगर आप गौर से देखें तो वो चार्ज अपनी जगह पर आगे पीछे मूव कर रहे हैं, यानी कि चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल वही काम हो गया जैसे आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच पोजीशन में लाकर जब छोड़ें तो वो अपनी मीन पोजीशन पर आगे पीछे मूव करता है। बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एलसी सर्किट के अंदर चार्जेस भी ऑसिलेट कर रहे हैं। फर्क ये है कि आपका जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो एक मैकेनिकल ऑसिलेटर है, उसमें किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज आपस में ऑसिलेट करती हैं, जबकि आपका जो एलसी सर्किट है वो एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है, उसमें चार्जेस ऑसिलेट करते हैं। बहरहाल हम इसको एक ऑसिलेटर कह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो फाइनल बात है वो ये है कि एन एलसी सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मतलब उसमें चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, जस्ट लाइक ए मास स्प्रिंग सिस्टम। बिल्कुल जैसे एक मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है, वो मैकेनिकल ऑसिलेटर है और ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है। अब स्टूडेंट्स, ये बात तो हम लोगों ने यहां पर समझ ली है। ये 2-3 लाइनें जो बुक ने बिल्कुल स्टार्ट में ये तीनों बातें डिस्कस की हैं कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह, लेकिन इन 2-3 लाइनों के पीछे आप देख लें कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा छुपा है कि मुझे 10 मिनट लग गया आपको सिर्फ ये बताने में कि एलसी सर्किट के अंदर चार्जेस ऑसिलेट क्यों करते हैं। अब ये जब आपको बात समझ में आ गई है कि एलसी सर्किट के अंदर चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, तो अब इस कहानी को मजीद आगे लेकर चलते हैं। तो बात हो रही थी मेटल डिटेक्टर्स की। अब मेटल डिटेक्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, एलसी सर्किट होते हैं। याद रखिएगा, एलसी सर्किट के साथ एक बॉक्स आपकी बुक ने बनाया हुआ है और उसमें लिखा है कि एडिशनल सर्किटरी, क्योंकि हमने आपको बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बताई है, उसमें और भी बहुत सी चीजें यूज होंगी डिफरेंट पर्पस के लिए। तो उनके लिए हम एक बॉक्स बना देते हैं जो हमारा एलसी सर्किट है, इसके साथ हम एक और बॉक्स बना देते हैं और कहते हैं ये एडिशनल सर्किटरी, इसमें बहुत सी मजीद चीजें भी हो सकती हैं कंट्रोल करने के लिए। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेटल डिटेक्टर में एक एलसी सर्किट नहीं होता बल्कि 2 एलसी सर्किट होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का एक और एलसी सर्किट भी आप लोग इमेजिन करें। अब ये 2 एलसी सर्किट इस वक्त बिल्कुल हमारे पास सिमेट्रिकल हैं। एलसी सर्किट में, किसी भी एक एलसी सर्किट में अगर आप गौर से देखेंगे तो चार्जेस क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। जब ऑसिलेशंस होती हैं चार्जेस की तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी जिससे वो ऑसिलेट कर रहे होंगे। याद रखिएगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि चार्जेस किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट्स एट दिस फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। याद रखिएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है 1/2 पाई तो कांस्टेंट है इंडक्टेंस पर और कैपेसिटेंस की वैल्यू पर। तो हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी से चार्जेस ऑसिलेट कर रहे होंगे एलसी सर्किट के अंदर, ये डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। अब स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दोनों सर्किट्स बिल्कुल सिमेट्रिकल लिए हैं। सिमेट्रिकल लेने का मतलब है कि जितना इस इंडक्टर की इंडक्टेंस होगी उतनी ही दूसरे इंडक्टर की भी इंडक्टेंस होगी, जितनी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उतनी ही दूसरे कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस होगी। क्योंकि यहां आपको 2 कॉइल्स नजर आ रहे हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं कि ये कॉइल ए है और ये कॉइल बी है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऑसिलेटर के अंदर गौर से देखें तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। अब ये जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा हो तो याद रखिएगा इसका ग्राफ एक साइन कर्व बनती है। तो अब स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसी ही साइन कर्व ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर जनरेट करेगा। और क्योंकि दूसरा जो ऑसिलेटर है वो आइडेंटिकल है, उसमें भी वही कैपेसिटेंस की वैल्यू है, वही इंडक्टेंस की वैल्यू है, और जब वही वैल्यूज होंगे तो हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसकी भी वही होगी, तो उसमें भी चार्जेस उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही साइनोसाइडल वेव वो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर भी जनरेट करेगा। यानी मेरे पास 2 साइनोसाइडल वेव्स आ गई हैं, मैं एक की फ्रीक्वेंसी को एफ ए कह देता हूं और दूसरी की फ्रीक्वेंसी को एफ बी कह देता हूं। और इस वक्त मैं जानता हूं कि एफ ए और एफ बी आपस में बराबर हैं
तो यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि अगर करीब में कोई मेटल सरफेस ना हो, मैंने भी कहीं मेटल तो नहीं रखी ना, तो मेटल सरफेस अगर करीब में ना हो तो याद रखिएगा दोनों ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग देखिए मैंने क्या दी है, इन द एब्सेंस ऑफ मेटल। अगर मेटल मौजूद नहीं है तो क्या होगा, तो याद रखिएगा बोथ एलसी सर्किट्स would have same resonance frequency। अब जब सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब ये दोनों वेव्स जो है स्टूडेंट्स, इनको हम आगे एक और इंस्ट्रूमेंट में भेजेंगे जिसे हम बोलते हैं बीट एम्पलीफायर। यहां बीट एम्पलीफायर के बारे में जानना बस एक बात जरूरी है, और वो ये है कि बीट एम्पलीफायर अगर सेम फ्रीक्वेंसीज रिसीव करेगा तो वो आगे कोई सिग्नल नहीं भेजेगा। अब ये बीट एम्पलीफायर आगे स्पीकर से अटैच होता है। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों सर्किट्स में इंडक्टेंस सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। इस वजह से दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी है। इस सूरत में जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी होगी तो अब बीट एम्पलीफायर जो है कब सिग्नल जनरेट करता है, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। तो अभी तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं है तो ये सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। जब सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो हमारे पास स्पीकर को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो स्पीकर से कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसको सिग्नल मिलेगा तो वो स्पीकर आवाज निकालेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, जो कि किस केस में सेम है, जब करीब में कोई मेटल नहीं है, तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो याद रखिएगा क्योंकि बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी तो बीट एम्पलीफायर आगे सिग्नल नहीं भेजेगा और स्पीकर से कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो हम पढ़ रहे थे कि बोथ एलसी सर्किट्स वुड हैव सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो एफ ए और एफ बी बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नो बीट्स आर प्रेजेंट, क्योंकि बीट्स कब बनती हैं, बीट्स तब बनती है जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो, तो फ्रीक्वेंसी का तो डिफरेंस है ही नहीं। जब बीट्स नहीं होंगी तो याद रखिएगा नो सिग्नल इज फेड टू स्पीकर, तो स्पीकर को कोई सिग्नल नहीं जाएगा, और जब स्पीकर को कोई सिग्नल नहीं जाएगा तो स्पीकर कोई साउंड जनरेट नहीं करेगा। तो नो साउंड इज हर्ड फ्रॉम स्पीकर, तो स्पीकर से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी जेब के अंदर कोई मेटल, फॉर एग्जांपल कोई पिस्टल वगैरह नहीं है, और आपके करीब जब मेटल डिटेक्टर लाया जाए तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पीकर को अलार्म नहीं बजाना चाहिए। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जब मेटल नहीं होगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाएंगी दोनों सर्किट्स की, और बीट्स नहीं बनेंगी। बीट्स नहीं बनेंगी तो बीट एम्पलीफायर कोई सिग्नल नहीं भेजेगा स्पीकर को। जब स्पीकर को कोई सिग्नल नहीं जाएगा तो स्पीकर जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और सिक्योरिटी गार्ड समझ लेगा कि इसका मतलब सब सिचुएशन सेफ है, इसका मतलब उस शख्स के पास कोई मेटल की चीज नहीं है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस बात पर कि अगर आपकी जेब में कोई मेटल हो तो क्या होगा। याद रखिएगा ये जो क्वाइल बी है इस डायग्राम के अंदर, इस क्वाइल को मैं एक और नाम देता हूं जिसे कहते हैं सर्च क्वाइल। क्यों भला, क्योंकि याद रखिएगा जब वो शख्स आपकी तलाशी ले रहा होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो जब मेटल डिटेक्टर का जो हिस्सा आपके जिस्म से टच कर रहा होता है, अगर आप उसके अंदर देखें तो एक क्वाइल होगा। ये वो क्वाइल है जिसको मैंने क्वाइल बी बोला है। यानी जब आपकी तलाशी ले जा रही हो तो आपके जिस्म के करीब जो क्वाइल होता है वो क्वाइल बी होता है। अगर आपके पास कोई मेटल हुई जैसे कोई पिस्टल वगैरह, तो जब वो पिस्टल इस क्वाइल के पास आएगी तो अब एक काम होगा स्टूडेंट्स, इस क्वाइल में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्टेंस होती है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि जैसे ही मेटल की सरफेस करीब आएगी सर्च क्वाइल के, अगर आपकी जेब में कोई मेटल की सरफेस हुई तो जैसे ही सर्च क्वाइल उसके करीब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल को छोड़कर उस मेटल में चला जाएगा, क्योंकि मेटल्स जो हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करने की एबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट्स इस सूरत में क्वाइल के अंदर जो फील्ड है, क्योंकि वो मेटल की तरफ चला गया तो फील्ड कम हो गया। हम कहेंगे कि क्वाइल की इंडक्टेंस कम होगी। पहले इस क्वाइल और दूसरे क्वाइल ए की इंडक्टेंस सेम थी जब तक आप मेटल नहीं करीब लेकर आए थे, लेकिन अब आप लोगों ने देखा कि हमारे पास क्वाइल बी की इंडक्टेंस कम हो गई है एज कंपेयर टू क्वाइल ए, क्योंकि क्वाइल ए तो वैसे का वैसा है, लेकिन क्वाइल बी सर्च क्वाइल था
और आपके पास एक मेटल थी और मेटल उसके साथ जब कांटेक्ट में आई तो उसने उसका मैग्नेटिक फील्ड कम कर दिया, तो इंडक्टेंस डिक्रीज कर गई। तो ये बात हम लोगों ने पहली बात देखी कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल, अगर मेटल करीब में है तो फिर क्या होगा, तो याद रखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल इंडक्टेंस ऑफ सर्च कॉइल जो कॉइल बी है उसकी इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। यानी पहले तो एफ ए एफ बी के बराबर थी ना, अब हम कह सकते हैं इंडक्टेंस कम हो गई। इंडक्टेंस का सिंबल क्या है, एल बी, तो इंडक्टेंस ऑफ बी डिक्रीज कर गई ना, तो इंडक्टेंस ऑफ बी इज लेस देन इंडक्टेंस ऑफ ए। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, और इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस का अगर आप रिलेशन देखें तो इनवर्स है, क्योंकि इंडक्टेंस नीचे आ रही है और बी की इंडक्टेंस मैंने क्या बताया, बी की इंडक्टेंस तो कम हो गई है, तो फिर बी जिस सर्किट में होगा उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, चार्जेस की ऑसिलेशन तेज हो जाएगी। इसका मतलब इसकी इंडक्टेंस कम हुई है लेकिन इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि सर्च कॉइल की इंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, जिसके नतीजे में हम कहेंगे हेंस इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस का इनवर्स रिलेशन है इस फार्मूला के अंदर, अगर आप गौर से देखें। अब स्टूडेंट्स सूरत हाल यह है कि जब तक आपने मेटल नहीं लेकर आए थे करीब, तब तक इस कॉइल में चार्जेस की ऑसिलेशन भी उसी फ्रीक्वेंसी से थी और उस कॉइल में भी चार्जेस की ऑसिलेशन उसी फ्रीक्वेंसी से थी। लेकिन जैसे आप मेटल लेकर आए तो इंडक्टेंस कम होने की वजह से इस कॉइल के अंदर चार्जेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ऑसिलेट करने की, और उसमें तो फ्रीक्वेंसी वहीं रही। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है चार्ज जब ऑसिलेट कर रहा हो तो वो एक साइन वेव जनरेट करता है। तो यहां पर भी आप देखें, अगर इनके चार्जेस की बात करें तो इसके चार्जेस तो वैसे ही मूव करें तो वैसी ही साइन वेव जो है वो जनरेट होगी। लेकिन इस सर्किट में अगर आप किसी चार्ज को गौर से देखें तो वो चार्ज अब बड़ी तेजी से ऑसिलेट कर रहा है। इसकी साइन वेव आप जब जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी साइन वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक ऑसिलेटर ये वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और एक ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ये दोनों वेव्स आगे जा रही हैं बीट एम्पलीफायर को। आपको याद है बीट एम्पलीफायर का काम क्या है, वो देखता है अगर तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा ना तो वो सिग्नल जनरेट करेगा। अभी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है तो फौरन ही बीट एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का डिफरेंस देखकर एक सिग्नल जनरेट करेगा। वो सिग्नल स्पीकर को मिलेगा, जब स्पीकर को सिग्नल मिलेगा तो स्पीकर समझ जाएगा कि इस वक्त उसको साउंड प्रोड्यूस करना है और फौरन ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पता चल जाएगा कि इस शख्स की जेब में कोई ना कोई मेटल की चीज है। हो सकता है वो कोई की चेन हो तो वो चेक करके आपको छोड़ देगा, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी चीज हुई तो वो पकड़ भी लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये देखें कि अंदर वर्किंग क्या चल रही है मेटल डिटेक्टर के। तो ये वर्किंग अब आप लोगों को समझ में आ गई। तो आप लोगों ने देखा कि मेटल की मौजूदगी में क्या हुआ, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ गया। और इस सूरत में याद रखिएगा, ठीक है, कि हम कहेंगे कि बीट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वहां क्या था, नो बीट्स आर प्रेजेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी। यहां बीट्स आर प्रेजेंट, और जब बीट्स मौजूद हो तो याद रखिएगा हम कहेंगे कि सिग्नल इज फेड टू स्पीकर। स्पीकर को सिग्नल जाएगा बीट एम्पलीफायर की तरफ से, तो उसके नतीजे में क्या होगा, अ लाउड साउंड इज हर्ड फ्रॉम स्पीकर। तो याद रखिएगा स्पीकर से एक बहुत लाउड साउंड सुनाई देगा, जो कि बता रहा है कि खतरा है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्किंग है, लेक्चर यहां खत्म होता है, लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही नहीं यूज होते, बल्कि अगर आप लोगों ने जमीन के अंदर किसी मेटल को देखना हो कि मेटल मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए भी आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं मेटल को डिटेक्ट करने के लिए भी मेटल डिटेक्टर्स ही यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।